दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनुज जोहरी, अचीवर अलायंस ऑफ रिकवरिंग एडिक्ट्स आरा। जी हाँ दोस्तों, आरा जो एक सामाजिक संस्था है और जो उन व्यक्तियों के लिए काम करती है जो नशा करते हैं। आरा एक कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें वो सभी सदस्य वही से हैं जो कभी नशा करते थे आज और आज नशा मुक्ति के लिए दूसरे व्यक्तियों के लिए काम करते हैं। तो दोस्तों आज हम एक वीडियो बना रहे हैं आपके लिए और इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ सवाल आपके बहुत सारे हमारे पास आए थे। और सवाल आपके ये थे कि जो भी परिवार होता है जहाँ पर कोई व्यक्ति नशा कर रहा होता है, जब व्यक्ति नशा कर रहा होता है तो जाहिर सी बात है कि सभी लोग बहुत परेशान होते हैं। वो व्यक्ति भी परेशान होता है, उसका पूरा परिवार भी परेशान होता है। और जब उसको नशा मुक्ति केंद्र में भेजा जाता है तो परिवार बहुत शंका में होता है, बहुत डर में होता है और बहुत सारे उसके अनसिक्योरिटी अंदर होती है कि हम उस व्यक्ति को नशा मुक्ति केंद्र में भेजें या नहीं। क्योंकि नशा मुक्ति केंद्र की इमेज लोगों के दिमाग में आज बहुत अच्छी नहीं है। दोस्तों वो जो सवाल लोगों के हमारे पास आते हैं, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जो हमसे सवाल पूछते हैं कि क्या हमें नशा मुक्ति केंद्र में बच्चे को भेजना चाहिए, क्या हमारा बच्चा नशा मुक्ति केंद्र में सेफ है, क्या हमारा बच्चा नशा मुक्ति केंद्र में नशा मुक्त होकर आएगा, क्या हमारा बच्चा नशा मुक्त हो पाएगा, क्या हमारे बच्चे को नशा मुक्ति केंद्र में मारा तो नहीं जाएगा। इस तरह के बहुत सारे सवाल होते हैं परिवारों के जो पूछना चाहते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे सवाल आ रहे थे परिवारों के जो ये जानना चाहते थे क्या क्या हमें नशा मुक्ति केंद्रों में भेजना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से वो संदेश हम आपको देना चाहते हैं कि क्या हमें नशा मुक्ति केंद्र में भेजना चाहिए। दोस्तों आज एक छोटा सा ये वीडियो है जिसमें हम ये बताना चाहते हैं कि नशा मुक्ति केंद्र में किस तरीके से उस व्यक्ति को रखा जाता है जो नशा करते हैं। दोस्तों मैं अनुज जोरी आपको बताना चाहूंगा कि आज 2021 है, आज 6 जनवरी 2021 को, कि आज नशा मुक्ति केंद्र दिल्ली एनसीआर में अप्रॉक्सीमेटली 400-500 के करीब नशा मुक्ति केंद्र, और सभी में अगर हम अप्रॉक्सीमेटली देखें तो 30 पेशेंट हर सेंटर्स में होते हैं, 25-30 तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती हैं। और सभी नशा मुक्ति केंद्र जितने भी हैं दिल्ली एनसीआर में या कहीं भी जो नशा मुक्ति के लिए काम करते हैं, ये बहुत ही देखिए बहुत ही नेक काम करते हैं। सारे लोग बहुत ही बढ़िया काम करते हैं, बहुत ही इतना अच्छा सामाजिक काम करते हैं। लेकिन चूक हो जाते हैं क्योंकि इनके जो बेनिफिशरीज होते हैं जिनके लिए काम करते हैं, चूंकि वो नॉर्मल लोग नहीं हैं, वो आक्रामक लोग हैं, वो अग्रेसिव लोग हैं, वो गुस्से वाले लोग हैं, वो जिद्दी लोग हैं, वो साजिश प्लानिंग करने वाले लोग हैं। ये जैसा कि सभी परिवार जानते हैं कि वो शरीफ नहीं है। तो एक दो छिटपुट ऐसी घटनाएं कभी हो जाती हैं कहीं किसी सेंटर में, तो उसको लेके सभी नशा मुक्ति केंद्र की इमेज खराब होती है। जबकि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बहुत बढ़िया काम करते हैं नशा मुक्ति केंद्र, बहुत बढ़िया काम करते हैं। और किसी भी व्यक्ति को जब वो अपने पास रखते हैं तो ऐसे ही लगते हैं जैसे उनका अपने परिवार का कोई सदस्य हो। तो आप बिल्कुल भी उनके ऊपर शक और डाउट ना करें, छिटपुट घटना को छोड़ दें। तो नशा मुक्ति केंद्र बहुत बढ़िया काम करते हैं। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि जो भी व्यक्ति नशा करता है कि उसके साथ नशा मुक्ति केंद्र के अंदर किस तरीके से उसका रखरखाव होता है। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे पूरा एक शेड्यूल होता है जो नशा मुक्ति केंद्र में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सुबह जागने से लेकर सोने तक का उनका पूरा ध्यान रखा जाता है और हर बात में एक कनेक्शंस और एक वैल्यूज होती हैं, एक तरीका होता है, ढंग होता है कि उसकी सोच को, उसकी पर्सनालिटी को कैसे हम और निखार के समाज में स्थापित कर सकते हैं, घर में स्थापित कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ कि नशा मुक्ति केंद्र कैसे वहां पर अपना समय सारणी रखते हैं, अपना टाइम शेड्यूल क्या होता है, कैसे वो लोग काम करते हैं। और जितना भी मैं शेड्यूल आपको बता रहा हूँ ये सारे लोग उनके इस शेड्यूल को बहुत सपोर्ट मिलती है नशा मुक्त होने में। ये जो कार्यक्रम वहां पर वो लोग इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग 12 स्टेप का प्रोग्राम यूज करते हैं, कुछ लोग थेरेपेटिक कम्युनिटी टीसी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज की अगर मैं बात करूं तो आज दोनों का मिश्रण मिलाकर बहुत सारी पद्धतियों को इस्तेमाल करते हुए नशा मुक्त किया जाता है किसी व्यक्ति को। दोस्तों मैं आपको शुरू सुबह से बताना चाहूंगा कि नशा मुक्ति केंद्र में सुबह 6 बजे बैल लगती है। दोस्तों बैल लगती है सुबह 6 बजे और 2 घंटे होते हैं उसके पास बैकअप होने के लिए। उसमें फ्रेश होता है, ब्रुश और नहाना धोना, ये सारी चीजें होती हैं। कई सेंटर्स में जल नीति भी होती है, योगा की कई क्रियाएं हैं, कुंजल भी होता है। तो इस तरीके से अलग अलग सेंटर्स में अलग अलग तरह की चीजें होती हैं। और इसके अलावा दोस्तों 2 घंटे बाद जब सब फ्रेश हो जाते हैं तो सभी असम्बल होकर फिर सूर्य नमस्कार करते हैं। योगा का ये एक पार्ट है, योगा का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें सूर्य नमस्कार करते हैं जिसमें 12 आसन होते हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद सभी प्रार्थना करते हैं। सुबह की ब्रेकफास्ट होता है जिसमें दलिया,
खिचड़ी और पराठे या दूसरे और भी कई तरह की चीज़ें कई सेंटर्स इस्तेमाल करते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद इनका फिर शुरू हो जाता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में होता यह है कि हम 24 घंटे की भावनाएं वो लोग लिखते हैं वहाँ पर कि पिछले 24 घंटे के अंदर मुझे किस किस तरह की भावना किस किस व्यक्तियों के लिए आई और आगे की मेरी प्लानिंग क्या है, योजना क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे जाना कहाँ है, मुझे करना क्या है। ये सभी चीज़ें 24 घंटे में उसने सोची होती है, वो रिफ्लेक्ट करता है, अपनी कॉपी में लिखता है सारी चीज़ें और उसको काउंसलर चेक करते हैं। उसके बाद फिर एक मॉर्निंग मीटिंग हमारी शुरू होती है। मॉर्निंग मीटिंग में ये देखा जाता है कि हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं और एक कोई भी हम परिवार का एक मुद्दा उठाते हैं, अपने घर का रखरखाव कैसे किया जाए। मॉर्निंग मीटिंग में बेसिकली ये होता है कि ये हमारा परिवार है। जब कोई व्यक्ति नशा करता है तो नशा करते हुए उसने कभी भी अपने परिवार की सुध ली होती है, घर का किसी काम नहीं किया होता है। ऐसा जैसे बिजली का कोई स्विच खराब है, कोई बल्ब खराब है, कोई चीज खराब है, तो वो इस तरफ ध्यान नहीं देता है। तो मॉर्निंग मीटिंग में उस कनेक्शन वैल्यूज को भी लगाया जाता है और एक घर की अपनी कैसे रख रखाव करना है, मेरा इस घर के प्रति क्या रोल है, इस मॉर्निंग मीटिंग में उसको सिखाया जाता है, एहसास कराया जाता है, महसूस कराया जाता है। उसके बाद जब मॉर्निंग मीटिंग खत्म होती है तो सभी साथी मिलकर एक गाना गाते हैं। उस दिन का एक पोप डिसाइड होता है कि आज के दिन की सारी प्रार्थनाएं जो कराएगा उसको हम पोप कहते हैं उस कार्यक्रम के अंदर। और उसके बाद मॉर्निंग मीटिंग के बाद दोस्तों एक छोटा सा ब्रेक होता है चाय का। और चाय के ब्रेक के साथ ही वहाँ डिपार्टमेंट्स जितने होते हैं, वहाँ पर 5 डिपार्टमेंट्स होते हैं। 5 डिपार्टमेंट्स अपने अपने काम उस रिहैबिलिटेशन में संभालते हैं, जिसमें किचन, जिसमें लैंडस्केप, जिसमें हाउस कीपिंग, जिसमें रिकॉर्ड कीपिंग, जिसमें केयरिंग डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट सारे मिलके ये डिपार्टमेंट्स बनाए उन्हीं सदस्यों से जाते हैं जो वहाँ पर भर्ती होते हैं। और ये मीटिंग्स होती है, मीटिंग में डिसाइड होता है अपने अपने काम। जो वहाँ पर उनका एचओडी होता है उस डिपार्टमेंट का, उसको हम एचओडी कहते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। वो अपने मेंबर्स को बताता है कि हमें अपने घर का रखरखाव कैसे करना है, कितना करना है। उसके बाद दोस्तों मॉर्निंग जैसे ही हमारी एचओडी मीटिंग शुरू होती है, वहाँ पर ये लोग अपना चाय भी पीते हैं और अपना प्लानिंग बनाते हैं कि अपने अपने डिपार्टमेंट्स में कैसे काम करेंगे। उसके बाद हमारी जेएफटी शुरू होती है, जस्ट फॉर टुडे, कि आज हमारा जो बुक है जेएफटी का, इस जेएफटी की बुक से आज क्या संदेश हम लेते हैं और एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं कि वो इस तरह की चीजें करें जो हमारी जेएफटी कहती है आज के दिन। और एक चेयर पर्सन होता है जो जेएफटी को चेयर करता है और सभी को संदेश देता है, सभी अपने अपने विचार इसमें व्यक्त करते हैं। और उसके बाद जेएफटी के बाद हमारा लंच होता है। लंच में सभी मिलकर लंच करते हैं, उससे पहले प्रार्थना करते हैं। जितनी भी हमारे यहाँ खाने की एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, चाहे वो लंच हो, चाहे वो डिनर हो, या इसके अलावा भी कुछ स्पेशल कुछ बनता है, जब भी वो खाने लगे तो हमारे यहाँ उसकी प्रार्थना होती है और प्रार्थना के बाद ही हम खाते हैं। ये प्रार्थना हमको हमारी वैल्यूज़ बताती हैं और वो वैल्यूज़ बताती हैं जो लोग हमारे लिए खाना बनाते हैं या तैयार करते हैं, उनको हमेशा रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनके लिए दुआएं करनी चाहिए, धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो प्रार्थना के बाद हमारा लंच होता है। लंच के बाद हमारे पास भी डॉक्टर्स और दवाइयों का एक कार्यक्रम शुरू होता है, आधे घंटे का, 1 घंटे का, कि उसमें सबको पूछा जाता है कि आपकी तबीयत कैसी है। और जो डॉक्टर्स आते हैं वो उनको देखते हैं, दवाइयाँ लिखते हैं। उसके बाद उनका एक रेस्ट होता है, 45 मिनट का, 1 घंटे का रेस्ट होता है, रेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद वो 4 बजे जब जागते हैं तो हमारा 4 बजे जागने के बाद गेम सेशन शुरू होता है। गेम सेशन हमारा कभी इंडोर गेम होते हैं, कैरम होता है या लूडो होती है, और एक दूसरे के साथ हम आपस में इंटरेक्ट भी करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, कैसे किस तरीके से बात हुआ, नशे में कैसे पड़ गए। ये सारी चीज़ें हमारी गेम सेशन में होती है। कई बार अगर जगह ज़्यादा है तो क्रिकेट भी खेलते हैं, वॉलीबॉल भी, या बैडमिंटन भी, जैसा भी सेंटर का वो उतना जोग्राफिकली एरिया होता है उसके हिसाब से वो लोग डिसाइड कर लेते हैं। इसके बाद हमारा एक सेशन शुरू होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन वही व्यक्ति एक हमारा कराता है जो हमारे घर का मुखिया होता है। मेडिटेशन में सभी लोग ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अपना ध्यान लगाते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस कराई जाती है उसको ध्यान लगाने की, क्योंकि जितना वो ध्यान लगाता है उतना ही उसके अंदर स्थिरता बनती है। इसके बाद हमारा एक कार्यक्रम शुरू होता है और अलग अलग कार्यक्रम होते हैं इस तरह के। मेडिटेशन के बाद हमारा इनपुट होता है। अलग अलग सेंटर में हो सकता है टाइम टेबल कुछ अलग हो, कुछ चीज़ें अलग से हो, लेकिन जो कार्यक्रम का बेस है वो यही है। फिर उसके बाद हमारा एक इनपुट सेशन शुरू होता है 7 बजे, जिसमें हम रिकवरी, रिलैप्स या हाउ होप हॉल्ट, इस तरह के टॉपिक्स को हम लेते हैं कि क्या समस्या रही कि व्यक्ति नशे की तरफ चला गया और अब ऐसा क्या किया जाए कि वो नशा मुक्त होने में उसको सहायता मिले। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास हमारे जितने भी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स काम करते हैं, जितने भी नशा मुक्ति केंद्र काम करते हैं, उसमें हम जो कुछ मोटिवेशनल के लिए